पोपटलाल पूरे दिल्ली शहर में बड़ी बड़ी डींगे मारने के लिए प्रसिद्ध था। साथ ही वो अव्वल दर्जे का पेटू भी था। उसकी इस आदत के चलते कोई भी आदमी उसे अपने घर भोज पर नहीं बुलाता था। फिर एक दिन पोपटलाल अपनी बहन के घर जाता है, जो दूसरे शहर में रहती थी। अरे पोपटलाल, बड़े दिनों के बाद तुझे मेरी याद आई। माय डियर बहना, तू तो जानती है मैं अपने कारोबार में कितना व्यस्त रहता हूँ। हाँ, तेरी बात भी सही है। अब आया है तो कुछ दिन ठहर के जाना। अरे दीदी, ये भी कोई कहने की बात है। श्यामा देवी पोपटलाल को रहने के लिए एक कमरा दे देती है। अगली सुबह पोपटलाल जोर जोर से गरारे करना शुरू कर देता है। नकुल की पत्नी नींद से जाग जाती है और घबराकर अपने पति नकुल को जगाती है। अरे उठिए, लगता है हमारे घर में कोई जानवर घुस आया है। कैसी अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा है, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। अरे कोई जानवर नहीं है भाग्यवान, पोपटलाल मामा जी हैं, अपना गला साफ कर रहे हैं। इतनी सुबह सुबह? अभी तो सिर्फ 4 बजे हैं। मामा जी इसी तरह से जल्दी उठ जाते हैं। अच्छा, ठीक है। नकुल की पत्नी जैसे ही सोने लगती है और जल्दी नाश्ता भी करते हैं। क्या मतलब? मुझे अभी उठ के उनके लिए चाय नाश्ता बनाना पड़ेगा? हाँ। अरे मर गई रे, अब मेरा क्या होगा? फिर थोड़ी देर के बाद नकुल की पत्नी मामा जी के लिए चाय नाश्ता बनाने में जुट जाती है। अरे भाई वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। बहू, जो भी बना रही हो फटाफट ले आओ, जोरों की भूख लगी है। हाँ मामा जी, अभी लाती हूँ। देखते ही देखते पोपटलाल सारा नाश्ता चट कर जाता है। बहू, कल से पराठे में देसी घी ज्यादा डालना, आज कुछ मजा नहीं आया। हे भगवान, इसका नाम तो पेटू लाल होना चाहिए था। पूरे 10 लोगों का नाश्ता अकेले हजम करने के बाद भी इन्हें मजा नहीं आया। इस तरह रोज पोपटलाल सुबह सुबह घर के सभी लोगों को नींद से बेवक्त जगा देता था और हमेशा खाने की उल्टी सीधी फरमाइश करते रहता था। देखते ही देखते गुप्ता परिवार की दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है। अरे भाई, खाने का असली मजा तो इस घर में है। अरे माँ, ये पोपटलाल मामा यहाँ और कितने दिन रुकेंगे? ये अकेले इतना खाना खा जाते हैं कि आज राशन वाला मुझसे पूछ रहा था कि अरे भाई, क्या आप लोगों ने घर में हाथी पाल लिया है? अरे बेटा, अब घर के मेहमान को कोई सीधे मुंह कैसे निकाल सकता है? माँ जी, अब बर्दाश्त की इंतहा हो गई है। मैं अकेले इतना काम नहीं कर सकती। आखिर मैं भी इंसान हूँ। मैं कल ही अपने मायके चली जाऊंगी। अरे भाग्यवान, हम सबको मुसीबत में अकेला छोड़कर तुम कहां जा रही हो? जरा सब्र करो, मैं कुछ सोचता हूं। अगले दिन एक डॉक्टर साहब उस घर में आते हैं। अरे नकुल बेटा, ये डॉक्टर यहाँ क्यों आया है? अरे मामा जी, माँ की तबीयत बहुत खराब है। तबीयत तो खराब होगी ही, तुम लोग उल्टा सीधा खाना जो खाते रहते हो। देखो नकुल, मैं तुम्हारा फैमिली डॉक्टर हूं, इसलिए आज से मैं जो कहूंगा तुम सबको वही खाना रोज खाना पड़ेगा। आजकल कितनी बीमारियां फैल रही हैं, पता भी है तुम्हें? आज से तुम सब सिर्फ सलाद और करेले का जूस पियोगे, समझे? डॉक्टर अंकल, आप ठीक कहते हैं। पोपटलाल घबरा के, अरे क्या खाक ठीक है भांजे? ये डॉक्टर सीधे सीधे हमें घास फूस खाने के लिए कह रहा है। अरे मैं कहता हूँ भगा इस डॉक्टर के बच्चे को यहाँ से। अरे मामा जी, डॉक्टर साहब ठीक ही तो कह रहे हैं। इसी बहाने आपका इतना बड़ा पेट जो बाहर निकला हुआ है वो अंदर हो जाएगा। इस तरह गुप्ता परिवार रोज खाने में सिर्फ सलाद खाना शुरू कर देता है। बेचारे पोपटलाल का बुरा हाल हो जाता है। ये लीजिए मामा जी, ताजा ताजा करेले का जूस।
अरे नहीं नहीं बहू, मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहता। मुझे तुम लोग माफ करो। यह भेड़ बकरी वाली जिंदगी तुम लोगों को मुबारक हो। मैं तो चला यहां से। पोपटलाल अगले दिन ही घर छोड़कर चला जाता है। क्यों बेटा नकुल, मेरी अदाकारी कैसी थी? मजा आ गया डॉक्टर। आपने तो बॉलीवुड के कलाकारों को भी मात कर दिया। आपको तो ऑस्कर मिलना चाहिए। बेटा ये थोड़ा ज्यादा हो गया। का लड्डू। एक बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से ताल्लुक रखने वाली शिखा को लड़के वाले देखने आने वाले होते हैं। पता है शिखा, ये लड़का बहुत ही अच्छा है। अगर ये हाँ बोल देना तो सोच की बन गई तेरी किस्मत। वाजी वाह, लड़के ने हाँ कर दी तो किस्मत, और ना कर दी तो जाने दोगी ना दोस्तों के साथ ऋषिकेश? बोलो माँ। अरे कुछ तो शर्म कर लड़की, जब देखो तब घूमना। अरे तेरी उम्र में तो मेरे बच्चे हो गए थे। तभी अभी अपने परिवार के साथ आ जाता है। वो शिखा की ओर देखता ही नहीं है, जबकि शिखा उसे घूर रही होती है। अरे शिखा, अभी को घर दिखाओ। अरे नहीं नहीं आंटी। अरे जाओ ना, घर देख कर आओ। शिखा से बात भी कर लेना और समझ भी लो एक दूसरे को। शिखा, जिसे पहले भी कई लड़के देख कर जा चुके थे, उसके लिए ये बड़ी बात नहीं थी। ये टेरेस है, यहाँ से शहर का सबसे अच्छा व्यू दिखता है। मुझे व्यू देखने का बड़ा शौक है। देखो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। शिखा अभी की तरफ देखने लगती है। अब मैं किसी और से प्यार करता हूँ। माँ नहीं मान रही है, इसलिए रोज एक लड़की दिखाने ले जाती है। देखो तुम मना कर देना। हेलो मिस्टर आशिक, मैं क्यों मना कर दूं? तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम मना कर दो। और हाँ, थोड़ा जल्दी कर देना, कल मुझे दोस्तों के साथ जाना है कहीं। देखो मैं मना करूंगा तो माँ को शक हो जाएगा। अरे तो मैं क्या करूं? फुकट में टाइम खराब कर दिया। दोनों नीचे आते हैं, जहां अभी का मुंह लटका होता है। हाँ बेटा, कैसा लगा घर? माँ, मुझे अभी पसंद नहीं है, मैं इससे शादी नहीं कर सकती हूँ। अरे कैसी बात कर रही हो बेटी? वो ठीक कह रही है आंटी, मैं भी इससे शादी नहीं कर सकता। सभी चले जाते हैं। माँ, उसका कहीं और प्यार व्यार चल रहा था। बोला तुम मना कर दो, तो मैंने मना कर दिया। झूठ बोल रही है तू। मुझे तो लगता है कि तेरा ही कहीं। तौबा तौबा माँ, कैसी बात कर रही हो? अब जल्दी से मैं चली पैकिंग करने। वहीं अभी के घर उसकी माँ। देखा, उस लड़की ने खुद ही मना कर दिया। अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है। जिस लड़की के पीछे तू लगा है वो जानता भी है कैसी है। बेटा वो तेरे साथ तेरे पैसों के लिए है सिर्फ, क्यों समझ नहीं रहा? शिखा जैसी लड़कियां जिस घर की बहू बनेगी उजाला करेगी घर में। लेकिन माँ, रिमी भी अच्छी लड़की है। एक बार मेरे कहने पर मिल तो लो उससे। ले आना कल। अभी खुश हो जाता है और अगले दिन रिमी को लेकर माँ के पास पहुंचता है। पता है रिमी, कल माँ फिर एक लड़की को दिखाने ले गई थी। मैंने तो उस लड़की से साफ कह दिया कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तुम्हारी माँ की उम्र हो रही है, लेकिन समझ नहीं आता, ना खुद चैन लेगी ना लेने देगी। तभी वहां माँ आ जाती है। किसके चैन की बात कर रही हो रिमी? अभी मुझे जरा पानी ला दोगी प्लीज? मैं तब तक आंटी से बात करती हूँ। ओके ठीक है। माँ प्लीज रिमी को समझने की कोशिश करना। एंड रिमी, बी स्वीट एज यू आर। अभी चला जाता है, लेकिन फिर वो किसी काम से वापस माँ के पास आता है, जहाँ उसके कान में रिम्मी की आवाज पड़ती है। देख बुढ़िया, तुझे सास बनवाने का मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन करो क्या, तेरे बेटे से मोटी पार्टी को समझ में नहीं आ रही है। तभी वहां अभी आ जाता है। ये कैसे बात कर रही है तू मेरी माँ से? चिल्लाओ मत, मैं किसी की ऊंची आवाज नहीं सुन सकती। माँ, आप इस लड़की के बारे में सच बोल रही थी। निकल जाओ मेरे घर से। रिम्मी के जाने के बाद माँ, मैं इसे बहुत अच्छी लड़की समझता था, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, परेशान ना हो। तू जा कहीं घूम कर आ। अब क्या, एक और शिखा निकली ऋषिकेश के लिए, तो अभी भी वहीं आ जाता है और दोनों का आमना सामना हो जाता है। अरे तुम यहाँ, क्या बात है? कहाँ है तुम्हारी वो दोस्त? अब वो तो वही है, मैं तो बस अकेला ही आ गया। ओह,
तो तुम हमारे ग्रुप के साथ आ जाओ ना, अगर तुम्हारी वाली को बुरा ना लगे तो। अभी को अब शिखा के मुंह से ये बात पसंद तो नहीं आती है, लेकिन बेचारा कहता भी तो क्या। हाँ, अब क्या, शिखा के साथ बिताए 2 दिन में ही अभी को उससे प्यार हो जाता है। तुम कितना रसीला गाना गाती हो। वैसे तुम भी कम अच्छा नहीं गाते। हाँ, कॉलेज में स्टेज पर गाता था। वहीं से तुमको प्यार भी हुआ होगा। वैसे तुम बहुत डेडिकेटेड हो। देखो, मैं अब उस रिश्ते में नहीं हूँ। और अभी शिखा को सारी बात बता देता है। अरे ये क्या बात हुई? ऐसे तो फिर मैं ही अच्छी रही जो इन सब चक्करों में पड़ी ही नहीं। हाँ, ये तो है, तुम तो अच्छी हो ही। तो क्या मैं घर आकर बात कर सकता हूँ तुम्हारी मम्मी से हमारी शादी की? शिखा को भी अभी पसंद आ गया था। वो शर्मा जाती है। घर आकर अभी माँ से सारी बात करता है और शाम को सभी शिखा के घर जाते हैं, जहाँ दोनों की शादी तय हो जाती है। अरे आग लगे, ये भी कोई जिंदगी है। सुबह से चिल्लम चिल्ली पुकार सुन के मैं तो तंग आ गई हूँ। अरे वो भी क्या दिन थे जब मैं गांव में रहा करती थी। पहले बड़ी सुखी थी मैं। पहले मेरी जिंदगी क्या थी और अब क्या हो गई है। शहर में तो लोग भेड़ बकरी की तरह जीते हैं। जीने का असली मजा तो गांव में है। क्यों, क्या हुआ माँ जी? आज गांव की बहुत याद आ रही है आपको? अरे हाँ बहू, शहर का जीना भी कोई जीना है। लोगों की आधी जिंदगी तो सड़कों के ट्रैफिक में निकल जाती है और यहाँ रखा ही क्या है। एक बात कहूं, दिल्ली शहर अब पहले जैसा नहीं रहा। क्या माँ, जब देखो गांव के गुणगान गाती रहती हो। ठीक है, इस बार ना बच्चों के कॉलेज की छुट्टियों में हम सब गांव चलेंगे, ठीक है? हाँ, ये ठीक है। फिर कुछ दिनों के बाद सारा परिवार अपने गांव चला जाता है। अरे वाह, कितनी ताजी और साफ हवा है, कितनी शांति है यहाँ। चल बहू, अब बढ़िया सा खाना बना दे, मजे से आंगन में बैठ के खाएंगे। सुशीला गांव का माहौल देख बड़ी खुश होती है। 2 दिन के बाद गांव की कुछ औरतें सुशीला के घर आती हैं। बड़े दिनों के बाद गांव आई है सुशीला। हमें तो लगा कि तू शहर जाके गांव को भूल गई। और बतिया, तेरी बहू कैसी है? जरा मिलवा तो उससे। अरे मेरी बहू तो लाखों में एक है। बड़ी किस्मत वाली हूँ मैं जो मुझे जानकी जैसी बहू मिली है। हमेशा मेरी सेवा में लगी रहती है और आज तक कभी पलट कर जवाब नहीं दिया उसने। सुशीला की बातें सुनकर सभी औरतें हंसने लगती है। अरे कुछ भी बोले जा रही है। तबीयत तो ठीक है? तेरी बहू चांद से आई है क्या? क्यों बहनों, दुनिया की कोई भी बहू अच्छी होती है क्या? सब औरतें ममता की हाँ में हाँ मिलाती हैं। अरे मैं तो कहती हूँ दुनिया की हर बहू सास का खून चूसने वाली डायन होती है, डायन। मैं तो एक बिल में 1000 सांप के साथ रह सकती हूँ, लेकिन अपनी बहू के साथ नहीं रह सकती। हाँ, तूने सही कहा। मेरी बहू तो तेरी बहू से भी 2 कदम आगे है। सब औरतों की बातें सुनकर ममता मन ही मन बड़बड़ाती है। अरे ये गांव सुधर गया, लेकिन औरतें नहीं सुधरी। अगर थोड़ी देर और इनकी बेवकूफी भरी बातें सुनूंगी तो मैं सच में पागल हो जाऊंगी। फिर सुशीला उन औरतों को घर से दफा कर देती है और राहत की सांस लेती है। अरे बहू, जरा बाम लाके मेरे सर पर तो लगा दे। उन औरतों की फालतू बातें सुनकर मेरा सर चकरा गया है। इस गांव की औरतों का तो भगवान ही मालिक है। फिर अगले दिन सुशीला की सास उससे कहती है, अरे बहू, तू यहाँ क्या आराम फरमाने आई है? आखिर ये तेरा ससुराल है। चल चल,
घर के कामों में हाथ बटा। शहर में कुछ काम धाम तो करती नहीं है। जरा अपने आप को तो देख, कितनी मोटी हो गई है। सारा दिन घर का काम करने के बाद शाम को सुशीला हाय मेरी कमर, हाय मेरे पैरों ने तो जवाब दे दिया। आज तो मुझसे मक्खी भी न मारी जाएगी। अरे बहू, जरा आकर मेरे हाथ पैर तो दबा दे। जी माँ जी, अभी आती हूँ। तभी सुशीला की सास जानकी को रोकते हुए कहती है, अरे रुक जा बहू, एक दिन काम करके इसको इसकी नानी याद आ गई। हम लोग तो रोज इतना काम करते हैं, कोई जरूरत नहीं इसके हाथ पैर दबाने की। सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। सुशीला अपनी सास की बातें सुनकर हैरान रह जाती है। इस तरह धीरे धीरे गांव आने के बाद सुशीला की परेशानी शुरू हो जाती है। फिर एक दिन, अरे आज तो मैं कपिल शर्मा देखूंगी, क्योंकि आज संडे है। सुशीला जैसे ही टीवी ऑन करती है तभी बिजली कट जाती है। अरे सत्यानाश, इस बिजली को भी अभी जाना था। इतने दिनों से मैं टीवी सीरियल देख नहीं पाई। हमारा देश इतनी तरक्की कर रहा है, अरे पता नहीं ये गांव कब सुधरेगा। अरे अब तो 2 दिनों के लिए बिजली को भूल जा, ये तो यहाँ रोज की बात है। अब इस अंधेरे में रहने की आदत डाल ले। हाँ। हे भगवान, अब क्या होगा? ऊपर से इन मच्छरों ने जीना हराम कर रखा है। दूसरी तरफ घर के काम कर करके और बिना किसी सुविधा के सुशीला तंग आ जाती है और उसे शहरी जीवन याद आने लगता है। क्यों माँ, मजा आ रहा है ना? अरे आपने ऐसी सूरत क्यों बना रखी है? मुस्कुराइए, अब हम गांव में हैं। मोहन के साथ जानकी भी अपनी सास की खिंचाई करती है। हाँ हाँ माँ जी, आप ही तो यहाँ की बड़ी तारीफ कर रही थी। फिर अभी तो कुछ ही दिन बीते हैं, वैसे भी अब तो आप यहीं रहने वाली है ना? अरे नहीं नहीं बहू, मैं एक दिन और यहाँ रुकी तो मर जाऊंगी। मुझे शहर ले चलो। क्या दिन थे, कितनी सुखी थी मैं वहां। ठीक है माँ, हम कल ही वापस शहर चले जाएंगे। इस तरह सुशीला शहर आ जाती है और फिर कभी दोबारा गांव जाने की जिद नहीं करती। नेहा के शौक बड़े निराले थे। दिखावा और शो ऑफ उस पर भरा पड़ा था। एक दिन, अरे रीमा, ये क्या, कैसा स्वेटर पहना है? सिलाई कितनी मोटी है। मेरी माँ ने बनाया है ये स्वेटर। देखो इतनी सर्दी है लेकिन मुझे पसीने आ रहे हैं। ओ यार, आज के जमाने में कौन पहनता है माँ के हाथ का स्वेटर? अरे मैं तो कहती हूँ आज के समय में माँ के हाथ का खाना भी नहीं खाना चाहिए। देख मेरा स्वेटर देख। हाँ, आज ऑफिस में सारे तेरा ही स्वेटर देख रहे थे। वही तो, ऐसी चीज पहनो कि दुनिया देखे। और बात भी कर रहे थे कि न जाने कैसे इतने पतले स्वेटर में सर्दी रोकी होगी बेचारी ने। बात भी सही थी। फैशन के नाम पर बेचारी नेहा सारा दिन कड़कड़ाती ही रह गई। नेहा की शौक और खुद को फिट रखने की आदत उसकी कमाई से भी ज्यादा महंगी थी। ये लीजिए मैडम, इसे लेने के लिए तो आपको एक बार भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3000 में ये आपको पूरे 6 महीने तक साफ और गोरी निखरी त्वचा देगा। देखिए, दिखाया ना सैंपल मैंने आपको। हाँ, लेकिन थोड़ा महंगा है, पर चलिए इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, दे दीजिए। नेहा महंगी क्रीम लगाकर ऑफिस जाती है और सोचती है कि वो बहुत सुंदर लग रही है कि तभी वहां मनीष आ जाता है। हाय नेहा, हाय रीमा, क्या हाल है तुम दोनों के? अरे यार रीमा, तेरा चेहरा तो चमकता रहता है, जरा मुझे और नेहा को भी टिप्स दे दे। ओ कम ऑन, मेरा नाम मत लो। देखो आज मैं कितनी गोरी और चमकीली लग रही हूँ। हाँ, कितनी पुती पोताई सी शक्ल लग रही है तेरी,
लग रहा है मानो कितनी क्रीम की लेयर लगा रखी है। यार रीमा, इसे नहीं सुनना पर मुझे तो बता दे। अरे कुछ नहीं, बस रोज अच्छे से चेहरे को धोकर दूध वाली मलाई लगा लो चेहरे पर, खूब फ्रूट्स खाओ और पानी जमकर पियो, देखो चेहरा कैसे खिलता है। हाँ, फ्रूट्स की रेट्स देख रही हो ना, कैसे आसमान छू रहे हैं। वैसे जो तूने क्रीम लगाई है ना, उसके लिए भी तो कुछ पैसे खर्च ही होंगे। कोई फायदा नहीं हुआ उससे। अरे उसी रेट में फ्रूट्स तो आ ही जाते। ये बोलकर मनीष वहां से निकल जाता है, लेकिन नेहा का मुंह लटक जाता है। अरे नेहा, तू भी ना उसकी बात का बुरा मान रही है। आखिर बॉयज क्या जाने गर्ल्स का फैशन। अरे नॉट एट ऑल, उस बेवकूफ की बात का बुरा मैं क्यों मानूं? मैं जानती हूं कि हाई क्लास को समझना उसकी बस की बात नहीं है। ये बोलकर नेहा वहां से चली जाती है। अब सैलरी आते ही नेहा महंगे पर्स, महंगी चप्पलें और महंगे कपड़ों पर पैसे लुटा देती है और महीने के आखिर तक लोगों से उधार लेने की नौबत आ जाती है। यार रीमा, कुछ पैसे उधार देना, घर का सारा सामान खत्म हो गया है। हाँ हाँ ले ले नेहा, पर वक्त से वापस कर देना, क्योंकि ये मैं तुझे सेविंग्स दे रही हूँ और तू जानती है ना इसका इंटरेस्ट कितना आता है। सेविंग का इंटरेस्ट? नहीं यार, मैं नहीं जानती, कितना आता है? ओह अच्छा, छोड़ ना, चल ये पैसे रख। नेहा का समय ठीक से गुजर जाता है, लेकिन अगले महीने सैलरी आने पर, नेहा यार वो पैसे जो मैंने दिए थे वो लौटा देना, मुझे भी कोई काम है। अरे यार इस बार ना मैंने गुच्ची की घड़ी ले ली है, अगले महीने पक्का। अगले महीने फिर नेहा से रीमा पैसे मांगती और फिर वो कोई खर्चा गिना देती। एक बार रीमा मनीष से कहती है, यार बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन नेहा ने 3 महीने पहले पैसे लिए थे कि 1 महीने में वापस कर देगी, लेकिन अभी तक नहीं दिए। रुक, मैं कुछ करता हूं। अरे देख कहीं उसके घर तक बात न जाए, वरना सास और पति के सामने इज्जत का फालूदा हो जाएगा। वहीं नेहा घर पर, सासू माँ, आज खाने में मैंने ब्रोकली और ब्राउन राइस बनाए हैं। अरे बेटा, ये सब मैं नहीं खा पाती हूँ, तू तो बस सिंपल रोटी दाल ही दे दे। हाँ नेहा, क्या ये तुम रोज रोज खिलाती हो? हमें इसका टेस्ट पसंद नहीं है। अरे लेकिन यही ट्रेंड में चल रहा है। क्या करते बेचारे माँ बेटे, नेहा की आदत से वो भी परेशान थे। अगले दिन नेहा ऑफिस आती है तो मनीष वहां आता है। अरे यार मनीष, ये क्या है तेरे हाथ में? बैग है पराड़ा का, आई होप तूने सुना होगा। यस यार, ऑफ कोर्स। और ये वाला तो 20,000 का है ना, मैंने ऑनलाइन देखा था। लेकिन ये सिर्फ 10,000 का है, क्योंकि मैंने इसे अमेरिका से मंगवाया है अपनी बीवी के लिए। मेरी बहन रहती है ना वहां, तुम तो जानती हो इंडियन करेंसी और डॉलर के बीच का अंतर। हाँ हाँ बिल्कुल यार, मेरे लिए भी मंगवा देना। अब देख यार, तुझे चाहिए तो तू रख सकती है, क्योंकि मेरी बीवी को स्टाइल कम पसंद आया था और वो इतने महंगे बैग लेने में विश्वास नहीं करती। उसका मानना है कि 10,000 का बैग खरीद कर 1,000 रुपए रखने से अच्छा है कि 1,000 रुपए का बैग खरीदे और 9,000 उसके अंदर रखे। हो, उसे फैशन का पता नहीं होगा। कोई बात नहीं, ये लो 10,000 और ये बैग मेरा। मनीष नेहा को बैग दे देता है और सीधा रीमा के पास जाता है। रीमा, ये ले तेरे पैसे जो तूने नेहा को दिए थे। अरे थैंक्स यार, लेकिन तू ये कैसे लेकर आया? मैंने लोकल बाजार से एक बड़े ब्रांड के जैसा दिखने वाला बैग खरीदा 200 रुपए में और अमेरिका और ब्रांड के नाम पर नेहा को दे दिया। ऐसे तो वो तेरे पैसे वापस नहीं करती। फिर क्या था, रीमा और मनीष हंसने लगते हैं। मिठू मिठू तोता डाली ऊपर सोता, हरी मिर्ची खाता। नहीं नहीं, हरी मिर्ची तीखी लगती है बुढ़िया। अरे बदमाश, ऐसे कौन बात करता है? मैं करता हूँ। ऐसी बात नहीं करते, अच्छे से बात करते हैं। ठीक है, पर मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। क्यों? तुमने कहा ना अच्छे से बात करते हैं, लेकिन तुम तो बहुत बुरी हो बुढ़िया। अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है रे मिठू? कल ही पड़ोसी की छत पे सूख रही डाल ले आई थी तुम। सावन का महीना पवन करे शोर,
दाल उठा के ले आई, बुढ़िया कैसी चोर। अरे अरे मिट्ठू चक्रवर्ती, इतने जोर से मत बोल, सब सुन लेंगे। मेरी एक शर्त है। अबे तोते कहीं के, चल बोल। एक तो मुझे देख के कोई सीटी नहीं मारेगा, मुझे पसंद नहीं है। दूसरा मैं घर में रहूंगा, पिंजरे में नहीं। हाँ चल मान लूंगी, पर कहीं उड़ मत जाना। पागल हूँ क्या? यहाँ पोपट को फोकट में खाना मिलता है, तुम मेरी शर्त मानती हो? अरे जंगल में दंगल करने क्यों जाऊंगा जब इधर ही मंगल हो रहा हो तो। तू तो बहुत चतुर है रे। हाँ, सीखो कुछ मुझसे। अरे ज्यादा चोंच मत चला, ले पिंजरे से बाहर आ जा। और जोर से मत बोलना चोरी के बारे में, बाबूजी सुन लेंगे तो लड़ाई हो जाएगी घर में। तू चाहता है कि घर में लड़ाई हो? हाँ चाहता हूँ, चाहता हूँ, चाहता हूँ। लड़ो लड़ो लड़ो, बहुत मजा आएगा। लड़ते हुए लोग, बेवकूफ लोग मुझे अच्छे लगते हैं। अरे राम राम राम, कैसा मिट्ठू है रे तू? बुढ़िया बुढ़िया रोटी चोरी करती खोटी, राम राम करती पर उल्टे काम करती। ए मिट्ठू, अंदर कर दूंगी। बाहर निकल के जुबान फड़फड़ाएगा तो पिंजरे में पंख फड़फड़ाने पड़ेंगे, समझे? माफी चाहता हूँ बुढ़िया, माफ कर दो। और ये बुढ़िया बुढ़िया मत बोला कर मुझे। हाँ हाँ शीला, बहुत जवान है ना तू। कल ही तो घुटने में दर्द था। वैसे एक बात बता, जब तेरा सर दर्द होता है तो तू बाम घुटने में लगाती है क्या? क्यों मुए, ऐसा क्यों पूछ रहा है? क्योंकि तेरा सर तेरे घुटने में है ना बुढ़िया। तभी वहां बाबूजी आ जाते हैं। अरे क्यों रे मिट्ठू चक्रवर्ती, तू पिंजरे के बाहर? जमानत हो गई मेरी। अरे वाह, चल अच्छा है, बाहर ही रहना पर उड़ना मत। अरे फिक्र नॉट, तुम जैसे धर्मात्मा आदमी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अरे चापलूसी मत कर, भजन कर। नहीं नहीं नहीं, पहले भोजन करूंगा। मिट्ठू खाने लगता है। सतीश को देखने लड़की वाले आ रहे हैं परसों। अरे इतनी जल्दी? मुझे बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। हाँ, ऐसा क्या करना है? अरे दहेज की लिस्ट भी तो बनानी है। कार लूंगी, 10 लाख नगद लूंगी, जेवर, एलसीडी, टीवी, डबल डोर फ्रिज, सोफे, फर्नीचर। अरे तुमको पता है ना दहेज लेना पाप है। एक बार पाप करके अगर जिंदगी भर का ऐशो आराम मिले तो ऐसे पाप अच्छे ही होते हैं जी। मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। अरे ठीक है ना, तो पत्नी की जगह वाइफ बोल दिया करो। अरे मैं तुमको अपनी धर्म पत्नी मानता था। पर तुम तो बेशर्म पत्नी निकली। अरे मिट्टू चुप हो जा, मेरे सामने से चली जाओ। अरे आपके पीछे खड़ी हो जाऊंगी तो बोलेंगे कि पीठ पीछे बातें करती है। वाह बुढ़िया, वाह बढ़िया जोक, ठोको ताली। मिट्टू चुप। देखिए जी, मैं तो दहेज भी लूंगी और बहू से काम भी करवाऊंगी। रोक सको तो रोक लो, रोकना ही नहीं चाहता। चली जाओ यहाँ से। वाह वाह बुड्ढे, बढ़िया जोक, लेकिन उतना मजा नहीं आया, एक और सुनाओ। मिट्टू चुप हो जाओ। माँ वहां से चली जाती है। शाम को घर वाले महाभारत देख रहे हैं। मिट्टू, ये धर्मराज युधिष्ठिर हैं, झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सच बोलते थे। तू भी ना हमेशा सच बोला कर। सच बोलने से क्या होगा? अरे पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। अरे तुमसे क्या मिलेगा? अभी की बात करना बुड्ढे। तू है तो तोता, लेकिन शायद तुझे किसी लोमड़ी ने पाला है। छी छी यार, अपनी पत्नी को लोमड़ी बोल रहे हो? अरे मैं तब की बात कर रहा हूँ जब तू जंगल में रहता था। नहीं नहीं, उसी को बोल रहे थे। रुको, अभी लड़ाई करवाता हूँ, अभी करवाता हूँ। अरे ओ तोते, अच्छा ये ले, ये टॉफी ले ले और अच्छी और सच्ची बात किया कर। रोज टॉफी मिलेगी, ठीक है? पक्का? हाँ हाँ पक्का। 2 दिन बाद घर पे सतीश को देखने लड़की वाले आते हैं। हाँ जी, कितने लोग हैं घर में? मैं सतीश और सतीश के बाबूजी। हाँ हाँ बढ़िया, कर दे पराया मुझे, मैं भी तो इस घर का हूँ ना। अरे हाँ, ये है मिट्ठू चक्रवर्ती। अरे वाह, कितना प्यारा पैरट है। ये
पैरट क्या होता है? मिट्टू को इंग्लिश में पैरट कहते हैं। ये सतीश तो मुझे इंग्लिश में इडियट ही कहता है। सतीश को इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती। देख बुढ़िया, तेरा पैसा डुबा रहा है तेरा बेटा। बिट्टू, हम बात कर ले या तू ही करेगा? अरे चुप भी रहना थोड़ी देर। हमें तो लड़की पसंद है जी, सतीश को भी पसंद है। लड़की से भी पूछ लो एक बार, उसको तुम पसंद हो या नहीं? अरे चुप कर मुँह, बना दूंगी एक। क्या? अब टॉफी टॉफी दूंगी। ये खाओ और चुप रह। सच की आवाज दबाने के लिए रिश्वत दी जा रही है। तुम्हें क्या लगता है एक टॉफी से तुम मुझे खरीद लोगी? 2 टॉफी लूंगा। बहन जी, आपकी कोई मांग हो तो? अरे माँ जी, मांग तो लड़की की रहती है ना, जो लड़का भरता है। अरे सतीश बेटा, तू रहने दे। नहीं नहीं नहीं, मांग तो नहीं है, पर क्या बहन जी? पर क्या? पर क्या बोलिए ना। पर दहेज लूंगी, दहेज लूंगी। अरे चुप मिट्टू, वरना आज ही जंगल में छोड़ आऊंगा। अरे कल तो युधिष्ठिर बनने का, सच बोलने का बोल रहे थे। आपकी टॉफी खाई है, झूठ नहीं बोलूंगा। अरे बेटा मिट्टू, देखिए देखिए, बुढ़िया को कार चाहिए, क्योंकि सतीश की हैसियत नहीं है खरीदने की। बुढ़िया को डबल डोर फ्रिज चाहिए, 10 लाख रुपया भी चाहिए, क्योंकि जैसे बेबी को बेस पसंद है, वैसे ही बुढ़िया को कैश पसंद है। फ्री पॉकेट का ऐश पसंद है। मिट्टू, अब तो तेरी खैर नहीं है। बुढ़िया, तेरे हाथ नहीं पहुंचेंगे। ज्यादा नाटक किए तो छत पे से जो चोरी की थी वो भी बता दूंगा। चोरी? हाँ हाँ, पड़ोसियों की दाल चुरा लेती है और पकाते वक्त शिकायत भी करती है कि कैसी सस्ती दाल खाते हैं पड़ोसी। और पता है अब तक इस घर में काम वाली बाई क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? क्योंकि तुम्हारा इंतजार था। मिट्टू की बात सुन के लड़की वाले वहां से चले जाते हैं। अरे क्या बिगाड़ा था रे हमने तेरा। एक तो तुझे पाला, खाना खिलाया, तेरी हर शर्त मानी, फिर भी तूने हमारा काम बिगाड़ा। सच बोलना चाहिए बुढ़िया, बाबूजी ने कहा था। अरे ठीक ही तो है, लड़की को झूठ बोल के इस घर में ले आते तो पाप ही लगता ना। शाबाश मिठू, चाहे खुद का नुकसान हो रहा हो, पर हमेशा सच बोलना चाहिए। अरे चल चल बुड्ढे, अपने बाप को मत सिखा। तुझे सच बोलना तो सिखा दिया, अब तेरी बदतमीजी भी छुड़वानी पड़ेगी मुझे। चलो, मैंने सच बोला, अब तुम अपना वादा भी निभाओ। टॉफी कहाँ है मेरी? बाबूजी मिट्टू को टॉफी देते हैं। टॉफी खाते हुए मिट्टू बोलता है, मिट्टू मिट्टू तोता मीठी टॉफी खाता, किसी से नहीं डरता, सच्ची बात करता। अली आधी घरवाली। सिमरन की छोटी बहन विभा माँ के होते हुए भी सिमरन के ही पीछे लगी रहती थी। सिमरन, आ गई हो तो इसे खाना खिला दो। बोल रही है तुम जब तक नहीं खाओगी ये भी नहीं खाएगी। क्या है विभा, तुम खा लिया करो ना, मुझे ऑफिस से आने में देर हो जाती है। और कोई छोटी बच्ची तो हो नहीं तुम जो खाना भी नहीं खाती हो कि दीदी आएगी तो ही खाऊंगी। हाँ हाँ, छोटी बच्ची ही समझ लो। और एक बात, जब आपको पता है कि मैं आपके बिना नहीं खाती हूँ तो रोज रोज क्यों बोलती हो? अरे क्या है ये, दोनों बहनें कम, माँ बेटी ज्यादा लगती हो। अरे दीदी की शादी हो जाएगी तब क्या करेगी बोल? जब होगी तब की तब देखेंगे। मैं तो दीदी के साथ ही रहूंगी हमेशा। दोनों की शादी ऐसे घर में कर देंगे जहाँ 2 भाई हो। खैर, मामला आया गया हो जाता है। एक दिन सिमरन के पापा जब घर आते हैं, तुम लोगों के लिए अच्छी खबर है। वर्मा जी है ना मेरे दोस्त, उन्होंने सिमरन बेटी के लिए रिश्ता बताया है। बहुत अच्छा लड़का है, सिमरन को भी पसंद कर लिया है और कल वो लोग आ रहे हैं सिमरन को देखने अपने घर।
सिद्धांत अपने माता पिता के साथ सिमरन को देखने आता है। उसे सिमरन अच्छी लगती है और शादी तय हो जाती है। सिद्धांत की माँ कहती है, अब तो हम लोग ले जाएंगे जल्द ही अपनी सिमरन को यहाँ से। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपकी ही है अब तो हमारी बेटी। दूर खड़ी विभा सब सुन रही होती है। अब तो दीदी की शादी हो जाएगी, फिर तो वो चली जाएंगी। दीदी के बिना मैं कैसे रहूंगी? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा जिससे दीदी की शादी ही ना हो। सभी के जाने के बाद क्या शादी के बाद दीदी हम लोगों के साथ नहीं रहेंगी? अरे नहीं तो फिर क्यों रहेगी? शादी हो जाएगी तो अपने घर चली जाएगी ना। तो मैं भी जाऊंगी उनके साथ। मेरा भी सामान पैक कर देना। अरे कैसे बात कर रही हो विभा? दीदी के ससुराल छोटी बहन नहीं जाती। हाँ, कभी कभी जाकर मिलाना और रोज फोन पर भी बात कर लेना, ठीक है? नहीं पापा, आप तो जानते हैं मैं दीदी के बिना खाना भी नहीं खाती, ना ही मुझे उनके बिना नींद आती है। सिमरन बहन की बात सुनकर इमोशनल हो जाती है। अगले दिन से विभा खाना खाना छोड़ देती है। लोगों के लाख समझाने के बाद भी विभा ना खाती है ना ही सोती है। अंत में हार मानकर सिमरन सिद्धांत से मिलती है। सिद्धांत, मेरे मम्मी पापा ने बचपन से ही विभा और मुझे साथ रखा। वो मुझसे बहुत जुड़ी है। मुझे उसकी टेंशन रहेगी शादी के बाद, क्योंकि वो मेरे बिना नहीं रह सकती है। अरे ये तो छोटी सी बात है। वो हम लोगों के साथ हमारे घर में रह सकती है। जब उसकी अकल आ जाएगी या वो समझ जाएगी कि तुम्हारा घर वो नहीं बल्कि ये है, तो हम उसे घर छोड़ आएंगे, ठीक है? सिमरन खुश हो जाती है क्योंकि वो यही चाहती थी। वो माँ पिता से बात कर लेती है। अरे कैसी बात कर रही हो सिमरन? भला बेटी के ससुराल में हम छोटी बहन को कैसे भेज दे? जमाना क्या कहेगा? अरे तू पागल हो गया है? मना कर दे। इस शादी में इन लोगों का तो ये चलता ही रहेगा। कभी बहन यहाँ आ रही है, कभी वो बहन के पास जा रही है। अरे शादी हो रही है, कोई मजाक थोड़ी ना हो रहा है ना बाबा ना। माँ कैसी बात कर रही हो? सिमरन से मैं जुड़ाव महसूस कर रहा हूँ और इतनी सी बात के लिए इतनी अच्छी लड़की को कैसे छोड़ सकता हूँ? सिद्धांत की भी जिद होती है कि वो सिर्फ सिमरन से ही शादी करेगा, और होता भी वैसा ही है। सिद्धांत और सिमरन की शादी हो जाती है और दहेज में आ जाती है विभा। शादी के बाद बुआ सास कहती है, अरे माँ ना, साली आधी घर वाली होती है, लेकिन ये क्या, तुम तो उसे घर ही ले आए। तभी चाची कहती है, सिद्धांत को तो हम लोगों ने सीधा समझा था, लेकिन सबसे तेज तो यही निकला। अरे देखो कैसे दहेज तो नहीं लिया, लेकिन साली पर कब्जा कर लिया। सिद्धांत ने इस और तो सोचा ही नहीं था। लोग उन लोगों के बारे में ऐसी भी बात करेंगे। वो वहाँ से चला जाता है और चुपचाप अपने कमरे में लेट जाता है। क्या हुआ सिद्धांत, तुम अचानक से परेशान हो गए? कोई बात है क्या? अरे नहीं, वो थक गया था ना, शादी की सारी तैयारी और रस्मों के बीच। सोच रहा हूँ थोड़ा आराम कर लूं। हाँ ठीक है, आप लेट जाइए। मैं विभा का बेड लगा देती हूँ जमीन पर। क्या वो यहाँ सोएगी? हाँ, बताया तो था कि उसे नींद नहीं आती मेरे बिना। तो तुम आराम से लेटो ऊपर, हम लोग नीचे बिछा लेते हैं। अरे नहीं, तुम दोनों आराम से लेटो ऊपर, मैं माँ पापा के रूम में जा रहा हूँ। सिद्धांत वहाँ से दूसरे कमरे में चला जाता है, जहाँ सिद्धांत के पिता उससे कहते हैं, क्या बात है बेटा, तू उस कमरे में क्यों नहीं सो रहा? बहू से लड़ाई हो गई है क्या शादी के पहले दिन ही? अब नहीं पापा, वो दोनों बहनों को बात करनी थी और मुझे नींद आ रही है, तो मैं यहाँ सोने चला आया। अगले दिन सिद्धांत तैयार होकर ऑफिस जाता है। ऑफिस में लंच के वक्त दोस्त कहता है, क्या बात है सिद्धांत, इतना सारा खाना एक ही दिन में? हाँ यार, वो सिमरन को खाना बनाने का शौक है तो उसी ने बनाया है। यार हम लोगों की तो सिर्फ एक ही बीवी है, इसकी तो दो है ना। सिद्धांत को गुस्सा आ जाता है। कैसी बात कर रहा है तू? अरे तू तो भाग्यशाली है जो बीवी के साथ साथ साली भी आ गई। अरे साली लोगों की तो आधी घरवाली होती है, तुझे तो पूरी की पूरी मिल गई। सिद्धांत का पारा अब 7वें आसमान में पहुंच जाता है। वो खड़ा होकर उस लड़के से लड़ने लगता है। हाँ
मेरी शादी में मेरी बीवी के साथ मेरी साली भी आई है, ये सच है, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए, क्योंकि उसने सिमरन को बचपन से ही माँ की तरह देखा और यूं अचानक वो सिमरन से अलग नहीं रह सकती थी। इसलिए सोचो, अगर मेरी बीवी उसके लिए माँ का स्थान रखती है तो मेरा दर्जा क्या हुआ। तभी वहां बॉस आ जाता है। माफ करना सिद्धांत, यहाँ इस मेंटल लेवल के लोग हैं, जरूरी नहीं साली सिर्फ आधी घरवाली ही हो, कभी वो छोटी बहन तो कभी बेटी भी होती है। वेल डन सिद्धांत। सिद्धांत को अब ऑफिस में कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन आस पड़ोस का वो तो वही हाल रहता है। सिद्धांत ऑफिस से घर की ओर आ रहा होता है कि रास्ते में उसे अपनी कॉलोनी का दोस्त मिल जाता है। क्या बात है, चेहरे की चमक बता रही है, शादी से बड़ा खुश है तू, क्यों? हाँ यार, अच्छी लड़की और अच्छा परिवार मिलना कहाँ होता है जल्दी आजकल। यार हमें भी दिला देना ऐसा परिवार जहाँ एक के साथ एक फ्री की स्कीम चल रही हो। सिद्धांत को फिर गुस्सा आ जाता है। वो दोस्त को मारने के लिए हाथ उठाता ही है कि वहाँ विभा आ जाती है। अरे जीजू रहने दीजिए ना, ये लोग नहीं समझेंगे कि इंसानियत क्या होती है। ये सच है कि दीदी से कैसे दूर रहना ये मुझे पता नहीं था। आपने मुझे दीदी के पास रहने का मौका देकर ये समझने का मौका दिया कि लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। मैं समझ चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ जीजू, लेकिन मैं खुश हूँ कि आपने मुझे अपनी छोटी बहन समझा। सभी उन लोगों को देखकर ताली बजाने लगते हैं। विभा अपने घर चली जाती है और सिद्धांत खुशी खुशी सिमरन के साथ रहने। चुड़ैल अन्नपुर नाम के एक गांव में शादी चल रही होती है। वाह, मजा आ गया फूफा जी, शादी में क्या खाना बना है, बाराती तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाँ, तुमने सही कहा, पनीर की सब्जी का तो कोई जवाब ही नहीं। दूसरी तरफ पंडित जी फेरों की तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है। अरे मर गया रे, ये चुड़ैल यहाँ क्या कर रही है? अरे दिवाकर जी, ये आपकी कौन सी रिश्तेदार है? अरे मुझे क्या पता, क्या भाग्यवान, कहीं ये तुम्हारे मायके से तो नहीं आई है। तुम लोगों की इस गांव में बारात लाने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे रहते इस गांव में किसी की शादी नहीं हो सकती। अब तुम लोग देखो मैं क्या करती हूँ। अरे मर गया रे, मैंने सुना है ये जबान की पक्की है। भागो रे भागो, वरना ये चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी। हाँ, तुम सही कहते हो मोहन भाई, यहाँ से भाग लेने में ही हम सबकी भलाई है। देखते ही देखते शादी के मंडप में भगदड़ मच जाती है और चुड़ैल सब कुछ उजाड़ कर रख देती है। फिर एक दिन मोहन की शादी तय हो जाती है। अरे भाई, अगले हफ्ते मेरी शादी तय हो गई है, लेकिन इस चुड़ैल की दहशत के मारे तो मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। अरे मोहन, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम अपने साथ साथ हम सब गांव वालों को भी बलि का बकरा बनाना चाहते हो? उस चुड़ैल के रहते तुमने अपनी शादी के बारे में सोच भी कैसे लिया? देखो गोपाल, डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन उस चुड़ैल के डर से मैं जिंदगी भर कुंवारा तो नहीं रह सकता। तभी वहाँ मोहन के होने वाले ससुर आ जाते हैं। अरे ससुर जी आप? देखो, अब तक मैं तुम्हारा ससुर बना नहीं हूँ और शायद बनूंगा भी नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो शादी का कोड भी सिलवा लिया है। मैं अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे गांव में कराना चाहता हूँ। तुम्हारा गांव तो भूतिया गांव है। मैं तो क्या, अब तो कोई भी अपनी लड़की इस गांव वालों को नहीं देगा। इस तरह चुड़ैल के डर से उस गांव में किसी की भी शादी नहीं हो पाती। फिर एक दिन गांव के जमींदार अपनी बेटी की शादी करने का विचार करते हैं, लेकिन चुड़ैल के डर से उनकी भी हिम्मत जवाब दे देती है। अगर मेरी बेटी की शादी तय समय से नहीं हुई तो मेरी नाक कट जाएगी। मुझे कुछ करना ही होगा। एक सलाहकार के कहने पर जमींदार काशी से एक बहुत ही नामी तांत्रिक को अपने घर बुलवाते हैं, जो भूत चुड़ैल को पकड़ने में माहिर माना जाता था। जमींदार साहब, आप चिंता मत करिए,
इस गांव की सीमा में प्रवेश करते ही मुझे उस चुड़ैल के बारे में सब पता चल गया था। आप उसे जल्दी से जल्दी कैद कर लीजिए ताकि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं। जब वो चुड़ैल एक इंसान थी तब ठीक उसकी शादी करने वाले दिन ही उसकी और उसके होने वाले पति की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसका होने वाला पति आज भी भूत बनकर जंगल में भटकता है। इसलिए जब तक चुड़ैल की शादी नहीं हो जाएगी वो किसी और की भी शादी नहीं होने देगी। ये आप क्या कह रहे हैं? अगर वो भूत भी हमारे गांव में आ गया तब हमारा क्या होगा? ये आदमी बीच में बहुत बोलता है, इसे बाहर निकालो। उसके बाद तांत्रिक बताते हैं कि अगर उस भूत के साथ चुड़ैल की शादी करा दी जाए तो वो चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर चली जाएगी। जमींदार साहब, आप अपनी बेटी की शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं कुछ गांव वालों को अपने साथ लेकर उस भूत को ढूंढने जंगल की ओर जाता हूँ। इस तरह जमींदार निश्चित होकर अपनी बेटी की शादी करवाने लगते हैं, लेकिन तभी वहां चुड़ैल आ जाती है। मैंने तुम गांव वालों को समझाया था ना कि इस गांव में कभी कोई शादी नहीं करेगा। लगता है तुम लोग मुझे हल्के में ले रहे हो। चुड़ैल जमींदार की बेटी को उठा लेती है। अब देखती हूँ बिना दुल्हन के तुम लोग शादी कैसे करोगे। मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। छोड़ मुझे, पिताजी, मुझे बचाइए। अरे कोई मेरी बेटी को बचाओ। तभी तांत्रिक उस भूत को लेकर वहां पहुंचता है। अरे भाग्यवान, रुको, इन मासूमों को परेशान मत करो, मैं आ गया हूँ। अब तुम मेरे साथ चलो। चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। आप आ गए, चलिए अब हम मंदिर में चलकर शादी कर लेते हैं। अरे 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 अरे, ये क्या कह रही हो? मंदिर में जाके दोबारा मरना है क्या? चलो, आज से हम जंगल में रहेंगे। चुड़ैल चली गई, अब मेरी शादी हो जाएगी। इस तरह सभी गांव वाले खुशी से झूमने लगते हैं। देखो ममता, मैं आज ऑफिस जाने के मूड में नहीं हूँ। किसी का फोन आया ऑफिस से तो बोल देना कि मैं घर पर नहीं हूँ, किसी जरूरी काम से गांव गया हूँ। ठीक है, मैं चला सोने, बाकी मैं संभाल लूंगा। ममता बेचारी, जैसा नाम वैसा ही नेचर। ना कभी झूठ बोला, ना फरेब, ना किसी से चालाकी की, ना किसी की पंचायत। सुन लेती है पति की बात और फिर कुछ देर बाद फोन आता है। हेलो, कौन? मैं सुनील का बॉस बोल रहा हूँ। दफ्तर में इतना काम पड़ा है, अभी तक ऑफिस नहीं आया। वो क्या कर रहा है? फोन दीजिए उसे। जी वो तो सो रहे हैं, कह रहे हैं कि आज गर्मी बहुत है तो घर के मजे लेंगे। बॉस को बीवी की बात पर गुस्सा आ जाता है। तो उसे बोल दीजिएगा कि अब घर में गर्मी के ही मजे ले, कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की। ये बोलकर बॉस फोन रख देता है। ममता सारी बात सुनील को बता देती है। न जाने किस बेवकूफ से पाला पड़ा है, समझ नहीं आता। तुम्हारे कारण मेरी नौकरी चली गई। अरे झूठ बोलने में क्या जा रहा था तुम्हारा? ममता को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी खता क्या थी। अरे जो है वही तो बोला। फिर एक रोज, बाहू, अरे आ बाहू, कहाँ है तेरा पति? इस महीने घर के खर्चे के पैसे भी नहीं भेजे। क्यों, माँ बाप की फिक्र खत्म हो गई है क्या उसे? बाय लागू माँ जी, वो ये बोल रही थी कि माँ को क्या है, घर का राशन, खेत का पैसा, मवेशी का दूध, फिर भी न जाने क्यों मेरे सर पर भार देकर बैठी है। तभी सुनील ममता के मुंह पर हाथ रख देता है। क्या रे कलमुँह है, हटा बहू के मुंह से हाथ। अरे क्या क्या बोलता है तू? वो तो इसकी झूठ बोलने की आदत नहीं है, इसलिए पता चल रहा है। देख मेरी सास कितनी शरीफ है। हाँ, तेरी माँ तो मोहल्ले की बदमाश है ना, और तेरी सास शरीफ है। बेटा ममता को देखता है और गुस्से से बोलता है। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? और भी कुछ कहना है क्या? माँ आई है ना, जाकर छाछ ले आ ठंडी वाली। ममता अंदर चली जाती है। माँ,
इसके सच बोलने की आदत के कारण मेरी नौकरी जाते जाते रह गई। वो तो मैंने अगले दिन जाकर पैर पकड़ लिए मालिक के, नहीं तो सब जानता है बहू की आदत नहीं है झूठ बोलने की, तो तू शांत क्यों नहीं रहता? क्यों उसे झूठ बोलने को बोलता है? फिर एक रोज, बहू जा अपनी पड़ोसन के पास और उससे बोल कि वो लाल वाली साड़ी जो उसने नए साल की पार्टी में पहनी थी, तुझे वो चाहिए। ना माँ जी, मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी कल जिस शादी में जाना है ना, वहाँ के लिए तो मेरे पास काली साड़ी है। सास सर पर हाथ रखकर, अरे बुद्धू मुझे चाहिए साड़ी। वैसे भी तुम लोगों में तो साड़ी का लेन देन चलता है ना, तेरी भी तो उसने पहनी थी ना। हाँ माँ जी, वो क्या है ना, हम दोनों के कपड़े एक दूसरे को आ जाते हैं। मैं ले आती हूँ आपके लिए साड़ी। बहू पड़ोसन के पास जाती है। कैसी हो निर्मला, तेरी लाल साड़ी चाहिए थी। क्यों? तू तो बोल रही थी कि तेरे पास काली वाली साड़ी है, तू वही पहनेगी, फिर लाल का क्या करेगी? अरे मैं तो काली ही पहनूंगी, लेकिन मेरी सास ने देखी थी तेरी लाल साड़ी, वो नए साल की पार्टी में तूने पहनी थी ना, तो इसलिए वो मांग रही है। ये सुनकर पड़ोसन थोड़ा परेशान हो जाती है। देख ममता, तेरे लिए तो मैं एक बार को साड़ी दे भी देती, लेकिन तेरी सास के लिए नहीं। वो क्या है ना, तू तो जानती है कितनी गंदी आदत है तेरी सास की, खाया पिया सब कपड़े पर ही पोंछ देती है। मेरी लाल साड़ी बहुत महंगी वाली है, पता चले उस पर हल्दी तेल का निशान लगा हो। ममता घर आ जाती है खाली हाथ। ममता को देखकर, नहीं देना उसका लूटी ने साड़ी, अब आए तुझसे लेने तेरा सामान, अच्छे से बताती हूँ। माँ जी वो क्या है ना, मुझे तो वो दे रही थी, लेकिन आपके नाम पर नहीं दी। अरे किसने बोला था मेरा नाम लेने को? बोल देती तुझे पहनना है, लेकिन ना, तू तो ठहरी सच की देवी। न जाने सास क्या सोचती है और हंसने लगती है। अरे माँ क्या हो गया, क्या सोचकर हंस रही है? याद है जब बहू को देखने गए थे? हाँ बस सही बात है। याद आ गया कैसे मेरी सास बाजार के खाने को बोल रही थी कि ममता ने बनाया है। और बहू ने आकर सब बता दिया कि ये सारा खाना तो बाजार से आया है, वो भी कल्लू हलवाई की दुकान से। ममता दोनों की बात सुन रही थी। हाँ माँ जी, वो कल्लू हलवाई का ही था। मुझे तो आज तक पता नहीं चला कि माँ ने क्यों कहा कि मैंने बनाया है। खैर मैं तैयार होती हूँ, शादी में जाना है ना। पूरा परिवार शादी में जाता है, जहाँ खाना वाना खाकर सभी बैठे होते हैं कि एक औरत ममता की सास से कहती है, क्या बात है बहन जी, मेरी आपकी बात हुई थी तो आप तो बोल रही थी कि लाल साड़ी पहनने वाली हैं, तो मैंने ये काली पहन ली। पता होता कि आप लाल नहीं पहन रही हैं तो मैं ही अपनी लाल पहनाती। अच्छा जी, तो इसलिए पूछा जा रहा था। अरे इतनी साड़ियां हैं कि क्या बताऊं, मैंने सोचा तो था पर ये सामने दिख गई तो यही पहन लिया। अच्छा, मेरी तो तैयारी काफी दिन से चल रही थी, फिर भी आज ऐसा लग रहा है कि ठीक से तैयार नहीं हुई मैं। तभी आ जाती है हमारी सच्ची बहू ममता बहू। आंटी जी वो क्या है ना, पड़ोसन की लाल साड़ी माँ जी को पहननी थी, लेकिन आप तो जानती है माँ जी की आदत, सारा खाया पिया कपड़ों पर ही पोंछ देती है, तो उसने साड़ी देने से ना ऐन वक्त पर मना कर दिया, तो अब इन्होंने ना मेरी साड़ी पहनी है। औरत ममता की सास को घूरती है। अरे मांग कर ही साड़ी पहननी थी क्या? हम जैसे तो खुद की ही साड़ी पहनते हैं, चलो चलते हैं। सास का गुस्सा अब ममता पर फूट पड़ता है। अरे क्या जरूरत थी ये बात सबसे कहने की? अरे घर की इज्जत का कोई ख्याल है कि नहीं तुझे? हाँ, मैंने क्यों बोल दिया माँ जी? मुझे क्यों डांट रही है? मेरी गलती क्या है? ममता को रोता देख सुनील आ जाता है। अरे माँ क्या हो गया? पता है ना शादी का माहौल है। सास सारी बात बेटी को बता देती है। देख रहा है तेरी बहू का हाल। अरे इस लड़की को तो ये भी नहीं पता कि कब कहाँ क्या कैसे बोलना है। अरे लेकर जा इसे यहाँ से। सभी घर आ जाते हैं। सास का मुंह तो फूला ही रहता है कि एक दिन, चलो बेटा, बहुत दिन तुम लोगों के साथ रह ली, आप चलो। वैसे भी ऐसी बहू के साथ समय कैसे कटे, जो ना झूठ बोलती है ना लोगों की चुगली करती है। अरे गांव में ही ठीक हूँ मैं,
कम से कम 4 घर की खबर तो मिलती रहती है, वो भी मसाला डालकर। कैसी बात कर रही है माँ, अभी तो आई है, रह जाना, कितना अच्छा लगता है तेरे रहने से घर। तभी ममता आ जाती है। अच्छा लगता है, लेकिन आप तो बोल रहे थे कि न जाने कब तक रुकेगी, जाने का नाम ही नहीं ले रही। जाए तो कम से कम घर में थोड़ा सा फ्री सा तो फील करूं, यही बोल रहे थे कल माँ जी आपके लिए। सास बेटे को देखती है, लेकिन क्या कहती बेचारी, जब अपना ही सिक्का खोटा हो। चली जाती है चुपचाप गांव। फिर एक रोज घर की घंटी बजती है। सामने खड़ा होता है सुनील का बॉस। सुनील है क्या घर में? वो क्या ना, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा थोड़ा ऑफिस का काम डिस्कस कर लूं। ममता कुछ कहती कि तभी वहां सुनील आ जाता है। अरे बॉस, आप आइए आइए। क्या बात है, घर तो बहुत सुंदर है। वैसे भाभी जी, आपकी खूब बातें सुनी है कि आप कभी झूठ नहीं बोलती। ये तो पता नहीं, लेकिन हमेशा सिर्फ कुछ न कुछ ऐसा बोल देती हूँ जिससे परेशानी हो जाती है। मैं ऐसा नहीं चाहती, लेकिन क्या करूँ। खैर, बॉस कुछ देर रुकता है, काम की बात होती है। ममता के साथ सब चाय पीते हैं और जैसे ही बॉस जाने को मुड़ता है कि क्या जी, कितने नेक इंसान है, फालतू ही आप खड़ूस और निकम्मा बोलते हैं इन बॉस को। अब क्या, बॉस के कान तक खुद के लिए अनमोल वचन पड़ जाते हैं। और फिर ओह, तो ये बात है। और क्या कहता है ये? अरे बॉस, आप भी किसकी बात पर विश्वास कर रहे हैं? अरे इससे तो ये भी नहीं पता कि आलू प्याज कहाँ रखा है। अरे ये क्या जाने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मतलब जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहा है। भाभी जी आप बताइए। नहीं नहीं बॉस, लग रहा है कि कुछ गलत बोल गई मैं। वैसे ये सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि आप में कोई टैलेंट है ही नहीं, आपकी नौकरी इन्हीं के कारण तो बची हुई है। अरे बस कर ले अम्मा, अब क्या करवा कर मानेगी, बड़ी मुश्किल से तो नौकरी बची थी मेरी। सही कहा, बच्ची थी लेकिन अब निकल गई। तेरे टैलेंट के भरोसे चल रही है ना मेरी नौकरी, अब देख तू। अच्छा, तो आप भी यही मानते हैं? वैसे ये बात तो है, सुनील काफी टैलेंटेड है। बॉस चला जाता है। सुनील सर पकड़कर बैठ जाता है। माना सच बोलना एक अच्छी आदत है, लेकिन ममता आज का समय ऐसा नहीं है। तुझे थोड़ा सा समाज को देखकर खुद को बदलना होगा, समझी? जी मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मैं क्या गलत कर रही हूँ। यकीन मानिए मैं जानबूझकर नहीं करती। सुनील सोच लेता है कि वो किसी न किसी तरह अपनी बीवी के इस भोलेपन का इलाज करके रहेगा, लेकिन सवाल ये कि कैसे का जवाब अब मिल जाता है। और फिर एक रोज ममता की माँ आती है। ममता, तुझे तो पता है तेरे पापा का काम ठीक नहीं चल रहा है, कुछ पैसों की जरूरत थी, तेरे पास हो तो मदद कर दे बेटा। ममता माँ को घर खर्चे से बचाए पैसे दे देती है। पैसे देने के बाद सुनील आ जाता है। अरे सासू माँ, आज यहाँ कैसे आना हुआ? नहीं बेटा, वो ममता की याद आ रही थी ना तो आ गई। वो क्या है ना, पता है पापा का काम ठीक नहीं चल रहा है, तो माँ कुछ पैसे लेने आई थी। क्यों, यहाँ क्या पैसे का पेड़ उगा है? अरे कौन सी माँ अपनी बेटी के ससुराल का खाती है? कोई जरूरत नहीं है पैसे देने की। वापस कर दो माँ जी पैसे और निकलो यहाँ से। आगे से यहाँ पैसे लेने नहीं आना। सुनील ये बोलकर निकल जाता है। उसके जाने के बाद, बेटा ममता, तूने मेरी बेइज्जती कराने के लिए यहाँ बुलाया था क्या? अरे छोटा सा झूठ बोल देती तो तेरी माँ की इज्जत बच जाती, लेकिन चलती हूँ मैं। सास बाहर जाकर बाहर खड़े सुनील से कहती है, तेरे कहने पर बेटा हमने ये नाटक तो खेल लिया, लेकिन उसका क्या असर होता है ये नहीं पता। थोड़ी देर बाद सुनील घर आता है। देखिए, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गई हूँ कि सच कितना सच होता है और उसकी कीमत आज के समय में बहुत बड़ी है। माफ करना, मैं आज से सच कभी नहीं बोलूंगी। क्या, कभी नहीं? फिर क्या, दोनों मियाँ बीवी खुश रहने लगते हैं, क्योंकि बीवी को थोड़ी सी झूठ की आदत हो जाती है। राधा को अपनी सास से बहुत प्यार था। मम्मी जी, आपकी साड़ी कितनी प्यारी लग रही है, काश मैं भी आपके जैसी साड़ी पहन पाती। अरे बेटा,
हमारे जमाने में तो साड़ी ही चलती थी। तू क्या करेगी साड़ी पहनकर? दिन भर भागा दौड़ी करती है, साड़ी कंफर्टेबल नहीं फील कराएगी। तू तो ऐसे ही जचती है बेटा। राधा सास को लेकर घूमने जाती, सैर करती और उनसे खूब बातें किया करती थी। एक दिन, अरे राधा और माँ सुनो, अब हम लोगों को बम्बई चलना पड़ेगा, मेरी नई नौकरी वहीं लगी है। अरे वाह माँ, कितना मजा आएगा ना। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, बड़ा शहर, बड़े लोग, मेरा दिल नहीं लगेगा। अरे माँ, मैं हूं ना आपके साथ। और सारा परिवार बड़े शहर में शिफ्ट हो जाता है। एक दिन, राधा तू भी अब नौकरी में जाने लगी है, मैं तो बोर हो जाती हूँ, सोच रही हूँ आसपास की औरतों से दोस्ती कर लूं। हाँ हाँ माँ, और क्या, यहाँ की औरतें तो किटी पार्टी और बहुत सी फन लविंग एक्टिविटी करती हैं। तो बेटा 2-4 फन लविंग से मुझे भी मिलवा देना। बहू सास के साथ बाहर निकलती है तो देखती है कि सास की उम्र की जो औरतें टहल रही हैं, उनका पहनावा ओढ़ावा सास से बिल्कुल अलग है। लेकिन फिर भी राधा एक औरत को रोकती है। हेलो आंटी, हाउ आर यू? ओह ग्रेट डार्लिंग। आंटी, हम लोग यहाँ नए शिफ्ट हुए हैं, ये मेरी मम्मी है, क्या ये कल से आप लोगों को ज्वाइन कर सकती हैं? वो औरत सास की तरफ बड़ी ही अजीब नजरों से देखती है, फिर कहती है, अब ठीक है, कल से भेज देना। सास समझ जाती है कि उस औरत को वो ठीक नहीं लगी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। अगले दिन, अरे माँ, अच्छी सी साड़ी पहनकर तैयार होकर जाइए, आपको आपकी दोस्तों के पास जाना है ना। और नहीं नहीं, मैं सोच रही हूँ घर पर बैठकर टीवी देखूं, वैसे भी रामायण का नया एपिसोड आएगा। नहीं माँ, आप जाओ ना, लोगों से मिलो, बात करो, अच्छा लगेगा। ना चाहते हुए भी सास उन लोगों के पास जाती है, लेकिन सभी सास से बुरा व्यवहार करते हैं। सास मुंह लटकाकर घर आ जाती है। बहू समझ जाती है कि सास को कुछ हुआ है। वो रोज सास को पार्क में भेजती, लेकिन सास रोज मुंह लटकाकर वापस आ जाती। क्या हुआ माँ, आप बाहर जाकर खुश नहीं होती हैं? अरे बेटा, खुश तो हूँ, लेकिन क्या माँ, आपको तो लोगों से मिलना, बातें करना अच्छा लगता था। मैं देख रही हूँ कि आजकल आप बाहर से आती हैं तो परेशान सी दिखती हैं। सास कुछ नहीं कहती, अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन राधा चुपके से सास के पीछे पार्क में जाती है। हेलो, कैसे हैं आप लोग? एक औरत मुंह बनाकर साइड हो जाती है। सभी एक दूसरे से बात करती हैं, लेकिन राधा की सास साइड में चुपचाप अकेली बैठी रहती हैं। राधा घर आती है और सास के वापस आने का इंतजार करती है। सास मुंह लटकाकर घर आती है। अरे मम्मी जी, तब से इंतजार कर रही हूँ, जल्दी तैयार हो जाइए, मार्केट जाना है। राधा सास को लेकर बाजार जाती है और उन्हें कुछ मॉडर्न कपड़े दिलाती है। अगले दिन सास उन कपड़ों को पहनकर पार्क में जाती है। Oh my God, you are looking gorgeous. Beautiful top. कहाँ से लिया? हे, मेरे घर में कल किटी है, तुम जरूर आना। अजीब औरतें हो तुम लोग, मैं रोज आती थी तब तो तुम लोग सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। आज इन कपड़ों को देखकर तुम मुझे घर बुला रही हो, लेकिन सुनो, अब मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी और ना ही दोस्ती करनी है। अरे तुम तो बुरा मान गई, वैसे दोस्ती नहीं करनी थी तो ये कायाकल्प क्यों किया? ये मेरी बहू ने किया है। मैं यहाँ सिर्फ ये देखने के लिए आई थी कि तुमको मुझसे समस्या है या मेरे कपड़ों से। कपड़े तो बदले जा सकते हैं। अच्छा चलो, जो भी हो, अब हम लोग तुम्हें अपने साथ रखने को तैयार हैं। लेकिन अब मुझे तुम लोग नहीं पसंद। ये बोलकर राधा की सास वहां से चली जाती है। वाह माँ जी, आज तो आपका चेहरा खिला खिला सा लग रहा है। लगता है आपकी सहेलियों ने आपको अपना लिया। हाँ, वो तो अपनाना ही था। दिखावे वाली जो है वो, मेरे कपड़े बदलते ही उनका दिल बदल गया। लेकिन आज मैं उन्हें मना कर आई। अरे क्यों माँ जी? क्योंकि उन लोगों को मुझसे नहीं, मेरे कपड़ों से दोस्ती करनी थी। वैसे मेरे पास तो तू है ना, मेरी प्यारी बहू,
मुझे किसी की जरूरत नहीं है।